हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 11। योर चैप्टर नेम इज खनिज एवं शक्ति संसाधन। ओके, आज हम खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम खनिज देखेंगे। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। आधुनिक समाज खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर आश्रित है, यानी कि ज़्यादातर जो हमारा समाज है वो खनिज संसाधनों के उपलब्धता के ऊपर निर्भर है। ओके, अब हम अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के खनिजों का प्रयोग करते हैं। मकान बनाने, सड़कें बनाने, रेल मार्ग बनाने, अनेक प्रकार के दैनिक प्रयोगों में आने वाले औजार बनाने, बर्तन मशीनें बनाने, विद्युत में उपकरण बनाने आदि में किसी न किसी रूप में खनिज का प्रयोग किया जाता है। खनिज अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। क्लियर बच्चों? जो विभिन्न प्रकार यानी अलग अलग तरह की चट्टानों में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप में वितरित नहीं है। ये किसी विशेष क्षेत्रफल में या शैल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर की तलहटी और अंटार्कटिक खनिजों का निर्माण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वे अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। रंग, घनत्व और कठोरता भौतिक गुणों के उदाहरण है। घुलनशीलता एवं रासायनिक गुण है। खनिजों के प्रकार, अब हम यहाँ पर बच्चों देखेंगे खनिज के प्रकार। ओके, पृथ्वी पर हजारों प्रकार के खनिज हैं जिन्हें संरचना के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है, घनित्व खनिज तथा अधात्विक खनिज। क्लियर? धात्विक और अधात्विक खनिज। यहाँ पर एक आपको ये चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से आप समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा खनिज है। ओके, उसके बाद हमारा धात्विक आ गया। धात्विक के जस्ट अपोजिट हमारा अधात्विक आ गया। क्लियर? धात्विक के नीचे हमारा लौह होगा और उसके विपरीत हमारा कौन सा होगा? अलोह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युतित या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। बच्चों बात करेंगे हम धात्विक खनिज और लौह अथवा अलोह जिसे कहते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है, अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकता है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, खनिज ईंधन जैसे कोयला और खनिज तेल अनेक इनके उदाहरण हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खनन बात करेंगे बच्चों हम खनन की। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैली जैसे खनिजों में बाहर निकलने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। कुछ खनिज धरातल के निकट ही मिल जाते हैं जबकि अन्य भूगर्भ से विभिन्न गहराइयों से निकाले जाते हैं। धरातल के निकट या ऊपर खनिजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। खनिजों को निकालने के लिए धरातल पर खोदे गए गड्ढे को खान कहते हैं। बच्चों, खान पृथ्वी के अंदर गहराई या धरातल के निकट हो सकती है। क्लियर? धरातल के निकट या खुली गर्भपाती खान को खुली खान कहते हैं। ऐसी खान से खनिज प्राप्त करने की विधि को विवृत खान कहा जाता है। बच्चों, अधिक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। इन खानों से खनिज प्राप्त करने की विधि को कूपकी खनन कहा जाता है। खनिज तेल वे प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इस विधि को प्रबंधक विधि कहा जाता है। बच्चों, बात करेंगे प्रमुख खनिज व महत्व व उसके विवरण की। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं बच्चों, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह जैसे विशाल पठारों का निर्माण होता है और उनमें भी पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिजों के प्रयोगदा व वितरण प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे बच्चों लोहे की। ठीक है,
लोहा बहुत व्यापक रूप से प्रयोग होता है। अपने महत्व के कारण लोहा आधुनिक सभ्यता का प्रतीक माना गया है। मशीन उपकरणों, मशीनों, परिवहन के विभिन्न साधनों आदि के निर्माण में लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहा अयस्क मुख्य रूप से यूक्रेन, काजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भारी मात्रा में पाया जाता है। यूरोप में सर्वोत्तम कोटि का लोहा अयस्क स्वीडन में पाया जाता है। फ्रांस और जर्मनी में भी लोहा अयस्क के निरपेक्ष होते हैं। अफ्रीका में लोहा अयस्क प्रमुख रूप से दक्षिण अफ्रीका और लाइबेरिया में पाया जाता है। बच्चों, भारत में लोहा अयस्क के अनेक क्षेत्र हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हमारे देश में लोहा अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, जहाँ पे आपको पूरे चित्र में क्या दिख रहा है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी आर्कटिक महासागर, और यहाँ पे प्रशांत महासागर है, दक्षिण आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर दिया हुआ है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, इधर मकर रेखा है, जहां पर हमारा जो लोहा, तांबा और बॉक्साइट दक्षिण महासागर के साइड होता है, ठीक है। विश्व लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। सबसे पहले हम बच्चों तांबे को देखेंगे। क्लियर? तांबे में हमारे क्या क्या दिया गया है? तांबा एक ऐसी धातु है जिसका खनन सर्वप्रथम किया गया है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग अनेक उपकरणों के निर्माण में किया जाता था, ठीक है। बिजली के सुचारक होने के कारण आजकल इसका प्रयोग बिजली का सामान बनाने उद्योगों में किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, जब बिजली की वायर होती है उसमें तांबे की ही वायर ली जाती है बच्चों, ठीक है। चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, रूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, कांगो और जिम्बिया में तांबे के भंडार हैं। भारत में तांबा अयस्क मुख्य झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम बॉक्साइट, यह है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम हल्की और उपयोगी धातु है। इसका प्रयोग वायुयान, मशीनियों, उपकरण, बर्तन, बिजली के उपकरण बनाने तथा निर्माण और पैकिंग के लिए किया जाता है। इसे बिजली की सहायता से धातुओं को गलाने की विशेष प्रक्रिया द्वारा बॉक्साइट से निकाला जाता है। इसको गलाने में भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जर्मनी और ब्राजील विश्व में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी हैं। बच्चों, बात करेंगे मैग्नीज की, ठीक है। मैग्नीज एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग मजबूत और कठोर इस्पात बनाने में होता है। मैग्नीज के भंडार चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, भारत, ब्राजील, कजाकिस्तान तथा घाना में पाए जाते हैं। भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में प्रमुख रूप में मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब बच्चों बात करेंगे हम भारत में पाए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज, कुछ अन्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा अभ्रक। इसका प्रयोग प्रमुख रूप में विद्युत उद्योगों में किया जाता है। भारत में अभ्रक का विश्व भर में सबसे बड़ा उपयोग एवं निर्यात देश है। भारत में अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर? बात करेंगे चूना पत्थर की। इसका प्रयोग लोहा इस्पात उपयोग एवं सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। भारत में चूना पत्थर उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। क्लियर बच्चों? बात करेंगे सोने की। यह एक बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाते हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ पर देखेंगे नमक। यह है सेलों के अतिरिक्त झीलों और समुद्र में प्राप्त किया जाता है और भारत नमक का अग्रणी उत्पादक में निर्यात करता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जो चूना पत्थर का खनन कर रहा है। सेकंड चित्र हमारा किस चीज का है? राजस्थान की सांबर झील से नमक निकालने वाला। यहाँ पे ये नमक की क्या है? झील दिखाई गई है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर खनिजों का संरक्षण, ठीक है। खनिज संसाधन सीमित होने के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन है। जनसंख्या के बढ़ने और औद्योगिक विकास के कारण खनिजों की मांग में वृद्धि हो रही है। विकसित देश खनिजों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, अतः खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एवं अन्य तरीका जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। बात करेंगे बच्चों शक्ति या ऊर्जा संसाधन की। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप में परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में विकृत किया जा सकता है। बच्चों बात करेंगे परंपरागत
स्रोत की। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा सकते हैं। ईंधन और जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। विद्युत, जल विद्युत एवं ताप विद्युत का भी ऊर्जा के रूप में भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब बात करेंगे ईंधन की। ठीक है, लकड़ी का उपयोग भोजन पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में होता है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। बच्चों, जो हमारी ऊर्जा होती है, अब यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं, ईंधन ले जाती हुई महिला का चित्र। क्लियर। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे अब हम। पौधों और जानवरों में अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों से परिवर्तित हो गए हैं। क्लियर। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। क्लियर। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह उनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। बात करेंगे बच्चों हम कोयले की। क्लियर। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उपयोग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कोयले की खानें हैं। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। बच्चों, बात करेंगे खनिज तेल की। खनिज तेल जब चट्टानों से निकाला जाता था तो यह गाढ़े काले द्रव के रूप में होता था। इसे परिष्करणशालाओं में परिष्कृत किया गया, यानी कि इसे साफ किया गया। ठीक है, जिससे विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तेल जैसे पदार्थ प्राप्त किए गए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक उपयोगी है। सभी प्रकार के आधुनिक परिवहन के संसाधनों में पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है। फारस की खाड़ी के आसपास के देशों में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। खनिज तेल के प्रमुख उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, मैक्सिको, लिबिया, अल्जीरिया एवं नाइजीरिया है। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड तथा जर्मनी में खनिज तेल पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम असम के डिगबोई क्षेत्र में खनिज तेल प्राप्त हुआ था, परंतु अब इस क्षेत्र में तेल का उत्पादक कम हो गया है। क्लियर। अब गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में संभवतः की खाड़ी तथा महाराष्ट्र में अरब सागर में बॉम्बे हाई भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में भी तेल मिलता है। क्लियर। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है बच्चों जो विश्व खनिज तेल और कोयले का भारत में वितरण दिखाता है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निरपेक्ष के साथ पाई जाती है। इसका प्रयोग घरेलू एवं वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके के और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। भारत के जैसलमेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपभोग में तीव्र वृद्धि हो रही है। यदि इनका उपभोग इसी गति से होता रहा तो इनके भंडार कम हो जाएंगे और विश्व में भविष्य में ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैली प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। अतः अब हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर होना चाहिए, जिनका प्रयोग जीवाश्म ईंधनों का एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये स्रोत प्राय नवीकरणीय स्रोत हैं और इनसे प्रदूषण की भी समस्या नहीं होती है। बच्चों, बात करें हम जल विद्युत की। यहाँ एक चित्र दिया गया है जल विद्युत का। ओके। वर्तमान में जल विद्युत ऊर्जा का एक महत्व बढ़ा रहा है, क्योंकि जल कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा भी है। इसके पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। इसको तारों द्वारा दूरदर्शी स्थानों में भी ले जाया जा सकता है। जल विद्युत उत्पादन और उपभोग के लिए नदियों पर बांध बनाने, मशीनें में टरबाइन लगाने में संप्रेषण भेजने की क्रिया है के लिए तारों की लाइनें बिछाना आदि
आदि ऐसे जटिल कार्य हैं जिनके लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यद्यपि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल संसाधन जिनसे जल विद्युत बनाई जा सकती है, परंतु इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। जल विद्युत शक्ति का सर्वीकरण विकास स्पीड नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भांगड़ा, नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं हैं। जल विद्युत बनाने के लिए बांधों में जल, वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थिर टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत उत्पन्न करने के लिए घुमाते हुए यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 भाग जल विद्युत से उत्पन्न होता है। बच्चों बात करेंगे अब हम यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की। जीवाश्म ईंधनों के सीमित भंडार और उनकी बढ़ती हुई मांग के कारण भविष्य में इन स्रोतों का अभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन स्रोतों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी बढ़ रही है। अतः गैर परंपरागत स्रोतों से जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व बायोगैस जो नवीकरण है, इस प्रदूषण रहित है के प्रयोग की आवश्यकता है। परमाणु ऊर्जा यद्यपि खनिजों से पैदा की जाती है, परंतु इसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग भी अभी बहुत सीमित है। इसे भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। अब बच्चों बात करेंगे सौर ऊर्जा की। क्लियर, यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल है ये, ठीक है। क्लियर, सौर पैनल इस तरह का होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त और ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कोई सेलों का सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले देश के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है और ऊर्जा का उपयोग सौर तापक और कुकर सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। बच्चों बात करेंगे पवन ऊर्जा की। पवन चक्कियों का उद्योग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए प्राचीन काल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती पवन चक्की को घुमाती है जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में स्थिर है जहां लगातार तेज पवनें चलती रहती हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्पेन में पाए जाते हैं। भारत में गुजरात राज्य के तट पर कुछ पवन फार्म बनाए गए हैं। इस तरह से ये भूतापीय ऊर्जा का एक चित्र दे रखा है बच्चों। इसके माध्यम पे आप जानेंगे कि जनरेटर स्टेशन है ये, ठीक है। यहाँ ठंडा पानी नीचे जाता हुआ है और भाप और गर्म पानी ऐसे ऊपर जाता हुआ है। क्लियर। अब ये भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ाने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। वर्षा के गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में स्थापित किए गए हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में युगा घाटी में स्थित हैं बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे हम ज्वारीय ऊर्जा की। यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं, ये ज्वारीय ऊर्जा का चित्र है, ठीक है। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने के बांध के निर्माण से किया जाता है, ठीक है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा जो होती है बच्चों, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील फार्म भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें बायोगैस, अब यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है बायोगैस के बारे में, ठीक है। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर तथा रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, ठीक है। इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस खाना बनाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है और इसे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है।
परमाणु ऊर्जा, बात करेंगे बच्चों हम परमाणु ऊर्जा की, ठीक है। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा के प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन में गुजरते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं, ठीक है। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हमें चाहिए कि हम ऊर्जा को नष्ट न करें और ऊर्जा के संरक्षण द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाएं, जिससे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा का अभाव न हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं बच्चों, ये है परमाणु ऊर्जा का चित्र और नेक्स्ट है आपका बायोगैस का। बायोगैस का चित्र इस प्रकार का होता है और परमाणु ऊर्जा का इस प्रकार का होता है। चलिए अब आपको हम एक बार स्मरण तथ्य पढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा? परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्वों से प्राप्त होती है। क्लियर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं बायोगैस। ये नवीनीकरण संसाधन है और इनमें प्रदूषण की समस्या भी पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक प्रयोग से इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें प्रदूषण की समस्या भी होती है, अतः हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, जल विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन है जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। इनके अतिरिक्त विद्युत, जल विद्युत एवं ताप विद्युत का भी ऊर्जा के रूप में भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तथा गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं। नेक्स्ट है, भारत अवरक्त का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एक निर्यातक देश है। क्लियर बच्चों। भारत में लोहा मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, लोहा एक बहुत ही उपयोगी धात्विक खनिज है। लोहा अयस्क मुख्य रूप से यूक्रेन, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी में पाया जाता है। क्लियर बच्चों। धरातल के निकट या धरातल के नीचे विभिन्न गहराइयों में खनिज प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्खनन, विवृत खनन, कूपिकी खनन एवं प्रवेदन विधि। क्लियर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा बच्चों। चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।